बच्चों अभी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं। कौन से इंडिकेटर्स का मिक्सचर? चैप्टर स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था, टर्मरिक, फिनॉल, फिथैलिन, सारे इंडिकेटर्स पढ़े थे। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर इन सब का मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो इंडिकेटर होता है ये मतलब अलग अलग कलर्स दिखाता है। भाई हाइड्रोजन आयन कितना है वो दिखाने के लिए वो अलग अलग कलर्स शो करता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग शो करता है। ठीक है, सो ये देखिए, ये जो मैंने बनाई है ये दिस इज अ pH स्केल। ठीक है, मतलब pH स्केल क्या है? ये स्केल जो है पेपर होता है, पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद सॉल्यूशन। मतलब पेपर जो इन सॉल्यूशंस में डुबोया गया पेपर है उसे pH पेपर कहते हैं। मतलब pH स्केल से आप नाप सकते हो कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। देखो, आप कहोगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर कैसे है? जो हमने शुरू में पढ़े, भाई क्यों ये बेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ बेटर इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इतना पता लगता है भाई एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो तो ठीक है, वहां भी पता लग रहा था एसिडिक बेसिक। यहाँ आपको कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है वो भी पता लगता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? It shows different colors at different concentration of H+ ions in the solution। मतलब H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके हिसाब से अलग अलग कलर दिखाता है। अब H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से आपको एक बात याद होगी कि H+ आयन्स क्या होता है? एसिडिक, मतलब एसिडिक चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो, ये जो यहाँ देखो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, ये जो pH स्केल है इसे pH स्केल कहा जाता है। ये एक्चुअली एक पेपर होता है जिसे इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में डिप करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये स्केल कुछ ऐसी दिखती है, अलग अलग कलर्स होते हैं। ये अलग अलग कलर्स मतलब जो एसिडिक नेचर दिखाते हैं कंपाउंड का। ठीक है, आप जब डिप करोगे सो वो जो कंपाउंड है, ठीक है, सो वो जो कलर शो करेगा तो वो स्केल के हिसाब से होगा। ठीक है, सो अगर रेड है तो अगर ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक, फिर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी कम एसिडिक, कम बिल्कुल जो एसिडिक नेचर है वो कम होता जाएगा। फिर से देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस पे ये टेबल, ये जो है pH स्केल टिकी हुई है। ठीक है, सो pH स्केल कैसी है? सो यहाँ देखो 0 से 7 ये एसिडिक नेचर है और 7 से 14 ये बेसिक नेचर है। ठीक है, सो यहाँ देखो, मतलब यहाँ एसिडिक, देखो यहाँ 7 न्यूट्रल है, 7 है न्यूट्रल। ठीक है, सो यहाँ देखो यहाँ कम है, फिर जैसे जैसे नंबर कम होता जा रहा है, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो 7 से 14 जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है, एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, सो 0 से 7 में जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, और 7 से 14 में जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा बेसिक नेचर। ये जो खाली व्हाइट स्पेस है ये क्या दिखा रही है? ये OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रही है। ये जो ब्लू लाइनिंग है ये एसिडिक, ये जो ब्लू है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रही है, और ये व्हाइट पोर्शन है, ये OH- का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये ठीक है, ये इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें
ठीक है। सो यहाँ देखो ये हमने स्केल ड्रॉ की है, आपको अलग मैं आपको दिखे तो मैं इस तरह से कर देती हूँ। सो ये हमने स्केल ड्रॉ की है, ठीक है। सो ये आपकी स्केल है, पीएच स्केल है, और ये पीएच स्केल आपको समझाने के लिए ड्रॉ की गई है कि भाई एसिडिक नेचर बढ़ता है 0 से 7 में और 7 से 14 में बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और यहाँ 7 से 14 में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। सो इसी को ये कलर्स के हिसाब से दिखाया गया है, कलर एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। किस तरह से? क्योंकि इसमें हर तरह के इंडिकेटर्स मिक्स होते हैं, फिनॉल, फिथैलिन, मिथाइल, ऑरेंज, हर तरह के इंडिकेटर्स इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। सो अगर भाई जैसे इस स्केल के हिसाब से भाई गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस में पड़ा था, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है? अबाउट 1.2। सो आपको पता है वो एसिडिक ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो लेमन जूस है सो वो भी एसिडिक होता है 2.2, ठीक है। और हमारा जो प्योर वाटर, एकदम शुद्ध पानी है, हमारा खून, उसका पीएच होता है 7.4, ठीक है। 7.4 हमारे ब्लड का या प्योर वाटर का पीएच होता है। फिर 10th है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका पीएच होता है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एसिडिटी वगैरह के लिए, यूज होता है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। सो ये बेसिक नेचर का होता है, कभी एसिडिटी बढ़ जाती है सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिकमेंड किया जाता है, जिससे भाई आप ये, क्योंकि बेसिक नेचर होता है सो वो आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 14, ठीक है। सो ये देखो, आप कहोगे इसका फायदा क्या, कि ऑलरेडी इतने इंडिकेटर्स थे यूनिवर्सल। सो मैंने आपको क्या बताया, तो इससे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तो वो ठीक है, इसमें आपको कितना एसिडिक कितना बेसिक वो भी पता लगता है, ठीक है। मतलब जैसे 1 है, अगर किसी पीएच स्केल में पीएच 1 दिखाया है सो इसका मतलब हाईली एसिडिक, ठीक है। किसी पीएच स्केल में 6 दिखाया है पीएच, इसका मतलब वीक एसिड है, ठीक है। अगर कम, मतलब जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना बड़ा 0 से 7 में जितना बड़ा नंबर उतना कम एसिडिक, मतलब वीक एसिड। फिर उसी तरह से 7 से 14 में, ठीक है। फिर अगर जैसे इसमें 7 से 14 में देखो, जैसे 8 है तो 8 है तो वीक, 8 है तो वीक बेस, पर अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इस तरह से। सो मतलब पीएच स्केल से आप कितना भाई, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, वैसे आगे आप सिंपली जो आगे लिटमस टेस्ट और ये सब करके आए तो उससे क्या पता, सिर्फ एसिड और बेस का पता लगता था। मैं लिटमस पेपर से या टर्मरिक से, मिथाइल ऑरेंज से, फिनॉल, फिथैलिन, इन सब से एसिड और बेस का ही पता। ये इससे पीएच पेपर से फायदा क्या है, जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इससे फायदा ये है क्योंकि इसमें हर तरह के इंडिकेटर्स हैं, सो हमें स्ट्रेंथ भी पता लगती है कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, ठीक है। एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक, वो नंबर से पता लगता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने नंबर वाला भी बनाया है और मैंने ये, ठीक है, ये एक ही होता है पर आपको समझाने के लिए इसे 2 फॉर्म्स बनाए हैं, ऐसा ही आपके टेक्स्ट में भी है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये मतलब यहाँ देखो कलर्स अलग अलग है, जैसे इंडिकेटर से कलर अलग अलग होते हैं वैसे ही अलग अलग कलर शो किए हैं। सो मतलब यहाँ देखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन घटना मतलब OH- बढ़ना, तो जितना ज्यादा OH- आयन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और पीएच स्केल के बारे में था, ठीक है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल इन इंडिकेटर्स से बना हुआ एक पेपर, इम्प्रेगनेट पेपर किया हुआ है, मतलब पेपर पे ये ढाला, मतलब पेपर में ये सब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ढाले गए हैं, मतलब एक तरह से उसमें डुबोए गए हैं या उसमें सकिन कराए गए हैं, सोक कराए गए हैं। ये सारे इंडिकेटर्स उस पेपर में सोक करा दिए गए हैं और उसे पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है। सो इस पीएच स्केल की मदद से आप मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को माप सकते हो। पीएच स्केल की डेफिनेशन यही है कि भाई टू मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, पीएच पेपर इज यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आयन अगर आप माप रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको
बेसिक भी पता लग ही जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, अब यहाँ देखो यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, जो यूज क्या है, ये पीएच क्यों हमें पता क्यों होना चाहिए, एसिडिक बेसिक ये क्यों पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट यूज, अवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का पीएच 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। इवन हमारे ब्लड का भी पीएच आप देखो 7.4 है, ठीक है। सो बॉडी का, अगर बॉडी का पीएच इससे कम है या इससे ज्यादा है तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो पीएच ऑफ द बॉडी शुड बी बिटवीन 7 to 7.8। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। जो बरसात गिरती है, आजकल इतना ज्यादा केमिकल्स, मतलब इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, या इतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं। सो जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है, ठीक है। जो रेन वो एसिड रेन हो गई है, क्यों? क्योंकि वो जो रेन है, वो जो पानी गिरता है आसमान से, वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से एसिडिक हो गया है, उसे एसिड रेन कहा जाता है। उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो, अगर बरसात का पीएच 5.6 से कम हो तो उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। ये तो आपको पता ही, डाइजेस्टिव सिस्टम में बायो में पढ़ा है आपने कि हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, मतलब वो उसके रीजंस भी आपने पढ़े थे उस चैप्टर में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीएच जरूरी है। फिर इसके बाद इवन डिजिटली भी पानी का पीएच भी, आरओ वगैरह वाले डिजिटली, मतलब आरओ वगैरह लगे हुए हैं तो वो डिजिटली पानी का पीएच मापते हैं। सो वो देखिए, ये ऐसी मशीन होती है, इससे डिजिटली भी हर चीज का पीएच हम, मतलब हमको अगर नापना हो तो इसे डिजिटली नाप सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, इससे ऐसे डिजिटली ऐसी मशीन से आजकल पीएच नापा जाता है। पानी का है, या मतलब पानी भी कहते हैं भाई इतना पीएच का होना चाहिए, ठीक है। सो डिजिटली भी हम इस तरह से देखो, ये ऑन हुआ, ठीक है। सो हम ऐसी डिजिटली आजकल पीएच मापा जाता है, क्योंकि पानी भी ज्यादा एसिडिक अच्छा नहीं। आपने पढ़ा ना प्योर वाटर का कितना होना चाहिए, 7.4, ठीक है। सो अगर आपके घरों में पानी आता है, अगर आप देखना चाहते हो कि आप पानी सही पी रहे हो, 7.4 क्या है, ना एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, दैट इज अ न्यूट्रल फिगर। आप पानी सही पी रहे हो, मतलब अगर पीएच कम है मतलब आपका पानी एसिडिक है। अगर पानी आप भाई 7.4 से ऊपर पी रहे हो, ठीक है, सो इसका मतलब पानी आपका बेसिक है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये इस तरह से ओपन किया, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर। इसमें ऐसे पानी डाला जाता है, यहाँ पानी डालेंगे और इस तरह से इसको ऐसे डाल के पीएच मेजर करेंगे और यहाँ शो करेगा, ठीक है। अगर आपके पानी का पीएच 7.4 आ रहा है, मतलब परफेक्ट है, कम आ रहा है तो अच्छा नहीं है, मतलब एसिडिक, आप एसिड पी रहे हो एक तरह से। अगर ज्यादा आ रहा है तो वो भी आप इतना बेसिक पी रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट टू चेक द वाटर कि आप सही पानी पी रहे हो कि नहीं, प्योर वाटर पी रहे हो कि नहीं, ठीक है। सो प्योर वाटर शुड बी 7.4, ठीक है। सो ये डिजिटली आप मेजर कर सकते हो। Our stomach produce HCl. Tooth decay starts when pH of mouth is less than 5.5. Even tooth decay, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो। हमारे माउथ के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सो अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम है, अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम है, इसका तो हमको हमारा दांत सड़ सकता है। इसलिए हमें कहा जाता है भाई 2 से 3 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। ऐसे एक्चुअली डेंटिस्ट तो ऐसे बोलते हैं एवरी मील के बाद ब्रश करो, ठीक है। हर मील के बाद ब्रश करो, कुल्ला करो भाई, वो क्योंकि जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक नेचर की होती है और हमारे माउथ में एसिड रिलीज होता है, ठीक है। सो उसको मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए, उस इफेक्ट को कट करने के लिए, एसिड रिलीज के इफेक्ट को कट करने के लिए सो हमें कहा जाता है टूथपेस्ट करना चाहिए हमें। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर द हेल्दी ग्रोथ। इवन प्लांट्स को भी एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है, पर्टिकुलर एसिडिटी, पर्टिकुलर बेसिक नेचर, उनको इसकी जरूरत होती है ताकि उनका ग्रोथ हेल्दी हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, स्पेशली हनी बीज स्टिंग ऑन टचिंग रिलीज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इवन ये जो पीएच का यूज इवन हमारे
इंसेक्ट्स वगैरह भी करते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनको ऐसे लगता है आप उनको कुछ उनको हार्म करने वाले हो, तुरंत आपको डंक मार देते हैं, ठीक है, या काट देते हैं। सो उनके काटने में, उनके डंक में एसिड होता है। जैसे हनी बी को अगर आप टच करते हो तो मिथेनोइक एसिड होता है। सो मिथेनोइक एसिड एकदम सूजन आ जाता है, एकदम मतलब आपको बहुत ज्यादा पेन भी होता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे करता है। सो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है उस टाइम। सो मतलब एसिड आपको उसने इतना ज्यादा एसिड डाल दिया। आपका बॉडी का क्या है, आपका बॉडी 7.4 तक का पीएच, मतलब आपके बॉडी का पीएच 7.4 है और उसने एसिड डाल दिया, मतलब मिथेनोइक एसिड से डंक मारा, ठीक है। सो ये मतलब ऑब्वियसली एसिडिक है बहुत, इतना एसिडिक तो नहीं झेल पाया आपका बॉडी। सो स्वेलिंग, इरिटेशन, सोजा आना, ठीक है। ऑब्वियसली बॉडी नहीं झेल पा रही है तो दिखाएगी। सो उसको नलीफाई करने के लिए उसका इफेक्ट उस टाइम है ना, बेकिंग सोडा घसा जाता है। बेकिंग सोडा आपको पता है एक बेस है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा इज अ बेस, तो आप वो घसते हो और आपको मतलब थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है, उसका इफेक्ट नलीफाई होता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब अगर कोई ऐसे डंक मार दे हनी बी वगैरह, सो बेकिंग सोडा घसी जाती है, ठीक है। सो दीज वर द यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ द पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। और ये था एक्चुअली पीएच क्या है, ठीक है। पीएच स्केल पढ़ा हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पढ़ा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में पीएच स्केल पढ़ा। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताने में मदद करती है नंबर की वैल्यू से, ठीक है। सो इससे ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से हमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हर नेचर पता लगता है। जबकि हम अगर जो रेगुलर इंडिकेटर्स यूज करते हैं, नेचुरल वगैरह, केमिकल वगैरह इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उनसे ऐसे परफेक्ट वैल्यू नहीं पता लगती है। इसमें परफेक्ट वैल्यू, सो इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सारे इंडिकेटर से बेहतर माने जाते हैं, ठीक है। So this was your topic regarding pH, ठीक है। We completed the whole topic regarding pH कि pH क्या होते हैं और pH के uses क्या होते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन है अंडर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज 28, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेज 28 पे ये ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more H plus ion concentration? Which solution is acidic and which is basic? देखो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं A और B। जो सॉल्यूशन A है उसका pH 6 है और सॉल्यूशन B है उसका जो pH है 8। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो आपको मैंने अभी अभी जो pH स्केल बनाई वो आप खोल के देखो। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब कैसे होता है, वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, pH इज इक्वल टू 6 हैज मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जैसे जैसे मतलब pH का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 6 वाले का ज्यादा होगा, 8 वाले का नहीं, क्योंकि 8 वाला तो क्या बेसिक हो जाता है ना, वहां लेस हो जाता है, ठीक है। सो pH इज इक्वल टू 6 हैज मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर 7 को क्रॉस कर लेता है उसका तो फिर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H प्लस मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये मोर पूछ रहा है। सेकेंड है विच सॉल्यूशन इज एसिडिक विच इज बेसिक। सो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, जिसका pH 7 से कम है वो एसिडिक है, जिसका pH 7 से ज्यादा है वो बेसिक। सो सॉल्यूशन A हैविंग pH 6 इज एसिडिक, सॉल्यूशन B हैविंग pH 8 इज बेसिक, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू pH। Second, what effect does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of the solution? जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का नेचर पे क्या इफेक्ट करता है भाई, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का ज्यादा होगा उतना सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जितना H प्लस आयंस ज्यादा होंगे उतने ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। So higher the concentration of H plus ions, more acidic is the solution. Third number है, do basic solutions also have H plus aqueous ions?
क्या बेसिक सॉल्यूशंस में भी H प्लस आयंस होते हैं? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? अगर बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयंस होते हैं तो उन्हें बेसिक क्यों कहा जाता है? सो यस, बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन H प्लस आयंस। तो ये सही बात है, इवन पीएच स्केल में भी H प्लस OH माइनस दोनों होते हैं, पर H प्लस का कम होता है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है बेसिक में। होते तो हैं, इवन एसिडिक में भी OH माइनस कहीं ना कहीं होता है पर बहुत कम होता है, ठीक है। सो यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन H प्लस एक्वस आयंस। अच्छा, एक्वस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पानी में जब आप एसिड डालते हो तो ही H प्लस आयंस रिलीज होते हैं। H प्लस एक्वस आयंस, बट दे आर बेसिक बिकॉज इन दी सॉल्यूशंस concentration of OH minus is much higher than that of H plus ions। इन सॉल्यूशंस में जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है इनके कंपेयर में, इसलिए सॉल्यूशन हमें बेसिक दिखता है। मतलब रीजन यही है कि H प्लस आयंस भी होंगे, भले बेसिक होगा पर H प्लस आयंस भी होंगे, पर क्योंकि उसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है। बेसिक होने के कारण उसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिखता ही नहीं है, उसका इफेक्ट ही नहीं आता है, ठीक है। सो होता है पर बहुत कम होता है, H प्लस आयन पर होता है। फोर्थ, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट? देखो यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन, पहले समझो। देखो, सॉइल की कंडीशन कैसी होगी, मिट्टी कैसी होगी, डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड? मतलब अगर कुछ मिट्टी में कुछ हुआ, ठीक है, सो फार्मर ने क्या किया, उसमें कुछ डालने का सोचा। ट्रीट करना मतलब उसमें मिट्टी के अंदर डालने का सोचा। तो फार्मर ने सोचा कि मैं या तो क्विक लाइम डालूं जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, या स्लेट लाइम डालूं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या चॉक डालूं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या हुआ होगा मिट्टी में कि ये तीनों डालने का फार्मर ने सोचा होगा। अब देखो ये तीनों ध्यान से देखो, ये कौन है। देखो ये नाम, कैल्शियम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। अब ध्यान से देखो ये तीनों बेसिस हैं, BASES, बेसिस पढ़ के आए हो आप, ठीक है। बेसिस एक पूरा आपने अलग टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। ये तीनों बेसिस हैं। सो सॉल्यूशन क्या है, दीज फर्टिलाइजर्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, आर ऑफ बेसिक नेचर। ये तीनों क्या है, बेसिस है। बेसिस मतलब इनका नेचर क्या है, बेसिक है। Therefore their use will be beneficial if soil is acidic। तो ये तभी काम लगेंगे अगर सॉइल मतलब ये क्यों डाला होगा, इसके अंदर क्यों डाला होगा, ऑब्वियसली एसिडिक होगी तभी डाला होगा ना। बेस क्यों मिलाएगा फार्मर को मिट्टी तो न्यूट्रल चाहिए भाई, उसको पीएच ऑब्वियसली मेंटेन होना चाहिए। सो ये इतने सारे बेस क्यों मिलाएगा जब मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई होगी। सो देयरफॉर देयर यूज विल बी बेनिफिशियल इफ द सॉइल इज एसिडिक। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो ही सॉल्यूशन तो ही फार्मर ने ये पक्का ही डाला होगा, ठीक है। So the purpose is to neutralize or decrease the acidity of the soil। अगर भाई सॉइल में बहुत ज्यादा एसिडिटी है या बहुत ज्यादा एसिड्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, सो यही पर्पस होगा फार्मर का बेस। इसलिए तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये बेस है कि एसिड, ठीक है। आप जो भी मैं ये लिखा रही हूँ प्लीज मेंटेन प्रॉपर नोट्स, आपको एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। मीन्स आप इफ यू मतलब अच्छे से नोट्स पढ़ रहे हैं, ब्लूप्रिंट कर रहे हैं, जो जितना करा रही हो वो करने के बाद अगर ऐसे लगता है कि अभी भी टाइम है कुछ कर सकते हैं तो आप NCERT रीड कर लो, ठीक है। सो बट ये नोट्स अगर आप अच्छे से करोगे बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। सो यहाँ देखो ये जो फर्टिलाइजर्स है CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3, ये बेसिक नेचर के हैं। इनका यूज बेनिफिशियल तभी होगा अगर सॉइल एसिडिक होगी, और पर्पस क्या है, मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने का, उसका एसिडिक इफेक्ट काटना है मिट्टी का, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ। सो ये चारों क्वेश्चंस हमारे पीएच टॉपिक से रिलेटेड थे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद अवर न्यू टॉपिक, ठीक है।
बच्चों अभी हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं पीएच के बाद, दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, सो दिस वुड बी द लास्ट मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, अलग अलग आप केमिकल्स पढ़ोगे। सो सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक का मतलब न्यूट्रल बोल सकते हो। ठीक है, सो इट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है आगे पढ़ चुके हो आप। सो दैट इज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये आप आगे पढ़ के आए हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सॉल्ट जो कि NaCl है, दिस इज अ कॉमन सॉल्ट जो हम सबके किचन्स में देखा जाता है। ठीक है, सादा नमक जो आपके मेरे किचन में है, दैट इज NaCl। सो आप में भी अगर NaCl एक सॉल्ट है और वो हमें डेली मतलब 3 टाइम्स अ डे आप बनाते हो, उसके अलावा स्नैक्स वगैरह आप कंज्यूम करते हो, हर चीज में सॉल्ट है। सो आप समझ सकते होगे सॉल्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट इज सो मच कि उसमें से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं हमारे लिए। ठीक है, मतलब हमारे जो हमको डेली लाइफ में या हमें बहुत यूजफुल है। ठीक है, सो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स, कौन से केमिकल्स मिलते हैं हमें सॉल्ट से? सॉल्ट को किस तरह से ऐसे प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट को कुछ प्रिपेयर करके कुछ मिला के या उसके साथ कुछ करके हमें नए केमिकल्स मिलते हैं। सो कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं? फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, देन सेकंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज द सेकंड केमिकल फॉर्म्ड फ्रॉम सॉल्ट। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। अभी अभी आपने बी स्टिंग करती है, उसमें एक कहते हैं ना उसको सूद करने के लिए जो मिथेनोइक एसिड स्टिंग में अपने हमारे शरीर में डाल देती है। सो वो अभी अभी हमने बेकिंग सोडा पढ़ा। बेकिंग सोडा NaHCO3। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके घरों में POP, ठीक है, POP सीलिंग्स पे, फिर इवन आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो जो डॉक्टर प्लास्टर लगाता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ओनली। सो POP दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 1.5 H2O। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, Na2CO3 10 H2O। ठीक है, सो दीज आर द केमिकल्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट। सो आगे हमें ये सब टॉपिक्स में ये पांचों पढ़ने हैं कि ये केमिकल्स हमें मिलते कैसे हैं। ठीक है, इनके बारे में कि मिलते कैसे हैं और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, सो आगे बस टॉपिक्स में यही है कि केमिकल्स मिलेंगे कैसे और इनको यूज कैसे मतलब यूज क्या है हमारे लिए। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक सॉल्ट। सो अभी हम सारे जो केमिकल्स हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से बनने वाले केमिकल्स। फर्स्ट केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहले केमिकल का नाम, एंड उसका फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, और उससे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या है इसमें? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्रैकेट में ब्राइन। देखो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शायद आपने सुना भी होगा, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, सो ये इस तरह से होता है, फिर यहाँ ऐसे। ठीक है, सो इस तरह से एनोड और कैथोड होते हैं। ठीक है, इसमें इतना हमको डिटेल में जाना नहीं है भाई, एनोड और कैथोड बनते हैं। ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। ठीक है, सो इस तरह से ये प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, सो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है, आपके NCERT में सिंपली बताया गया है कि भाई इस प्रोसेस से मिलता है और इसके यूजेस क्या है, तो हमको उतना ही पढ़ना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, जैसे मैंने वो बीकर दिखाया,
तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, करंट पास कराते हो थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है। एक्वस मतलब जिसमें एक्वस मतलब भाई पानी में मिला हुआ, ठीक है। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको ब्राइन भी कहते हैं, BRINE। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन कहा जाता है। सिर्फ NaCl को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, पर अगर वो सॉल्यूशन एक्वस है, ठीक है, जिसमें भाई डाइल्यूशन है थोड़ा सा, सो उसे हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। So when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl brine, it decomposes to form NaOH, ठीक है। So जब आप पास कराते हो तो क्या मिलता है? NaOH मिलता है। Decomposes to form NaOH. The process is called chlor-alkali process, ठीक है। मतलब डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो डिकम्पोज होता है और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर क्यों क्लोर अल्कली बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोर मतलब क्लोरीन मिलता है और अल्कली मतलब ये NaOH क्या है? मतलब अल्कली मतलब हाइड्रोक्साइड है ना। हाइड्रोक्साइड में आपने अल्कलीज पढ़े थे भाई, आप वो उस पे चले जाओ, बेस में हाइड्रोक्साइड अल्कली पढ़ा था आपने। सो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और अल्कली दोनों मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो 2Na, यहाँ हमने केमिकली दिखाया है। केमिस्ट्री है तो कोई भी चीज केमिकल फॉर्मूला के बिना अधूरी है। केमिस्ट्री मीन्स यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज आपको करने ही है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला से बचना नहीं है, वो करना है। सो 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2, ठीक है। मतलब जब आप एक्वस सॉल्यूशन से आप मतलब एक्वस सॉल्यूशन वाटर से मतलब वाटर होगा एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। सो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे NaOH रिलीज होगा, मतलब NaOH बनेगा, Cl2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो कैथोड के पास रिलीज होगी, Cl2 गैस रिलीज होगी वो एनोड के पास रिलीज होगी, और जो हमारा NaOH है, ठीक है, जो हमारा NaOH है वो कैथोड के पास में ही बनेगा, ठीक है। कैथोड, C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। ये जब आप मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे पहले भी, 9th वगैरह में भी। तो जब भी ये लाइट पास कराने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है, प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो सिंपली उसके बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि भाई जो ये हम जब ये सोडियम क्लोराइड और वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्लोर अल्कली प्रोसेस होगा, और क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, NaOH होगा वो कैथोड के पास फॉर्म होगा, और क्लोरीन गैस है वो एनोड के पास रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के पास रिलीज होगी, ठीक है। सो एनोड के पास क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास रिलीज होगी, ठीक है। सो इसके यूजेस क्या है? यूजेस है जो ये NaOH बना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका यूज क्या है? द फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। सेकेंड यूज है इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चर करने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी NaOH बहुत यूजफुल है। थर्ड यूज इज इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग मतलब जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है उसका जो उसको रिफाइन करने के लिए, पेट्रोल सारे प्रोडक्ट्स अलग करने के लिए, दैट इज ऑयल रिफाइनिंग। सो वहां पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज होता है ऑयल को रिफाइन करने में, सेपरेट करने में प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर, ठीक है। PVC ये शब्द इवन 8th में भी आया था, आपने प्लास्टिक्स पढ़ा था। सो PVC मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड, उस मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्लास्टिक, एक तरह का प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में मदद करता है। इट इज ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स, ये कीटनाशक के तौर पे भी यूज होता है, एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है, ठीक है। सो इसके यूजेस हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाना, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनिंग, PVC मैन्युफैक्चर और पेस्टिसाइड्स। तो 5 यूजेस हैं, और ये जो प्रोसेस है इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। कैथोड एनोड के पास गैस रिलीज होती है, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है NaOH वो कैथोड पे बनता है, ठीक है, नियर कैथोड मतलब कैथोड के बाजू में बनता है, ठीक है। सो दिस वाज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, द फर्स्ट केमिकल
made from a common salt is sodium hydroxide. बच्चों अभी दूसरा केमिकल जो कि हमें सॉल्ट से मिलता है, सॉल्ट की वजह से दूसरा केमिकल मिलता है, वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। इसको अगर ये इसका कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सो CaOCl2 ये एक फॉर्मूला है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, it is produced by the action of chlorine on dry slaked lime। स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो जब ड्राई स्लेक्ड लाइम से जब क्लोरीन गैस पास कराई जाती है, आपने अभी अभी पीछे NaCl पढ़ा, सो उसमें आपकी क्लोरीन गैस रिलीज हुई। ठीक है, सो वही जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई वो कहाँ पास कराई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। सो स्लेक्ड लाइम से जब क्लोरीन गैस पास कराई जाती है तो क्या देती है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और H2O वाटर देती है। ठीक है, सो इसके यूजेस क्या हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं। सो फर्स्ट है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए ये काम आती है, मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए, मतलब एक सफेदी लाने के लिए मदद करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड यूज होता है, वुड मतलब लकड़े के पल्प को साफ करने के लिए, ब्लीच करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज में भी ब्लीच यूज होता है। और कहाँ यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब टू गिव इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीजन देने के। सो केमिकल इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। सो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये वाला ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। द फोर्थ यूज इज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो पीने का पानी है उसमें कोई इन्फेक्शन ना लगे, या पीने का पानी को जर्म फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर हमें कौन से सॉल्ट से मिलता है, सो ब्लीचिंग पाउडर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है, ये एक सॉल्ट ही है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप क्लोरीन गैस पास कराते हो तो आपको CaOCl2 मिलता है और ब्लीचिंग पाउडर, और आपको वाटर मिलता है। ठीक है, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। उसके यूजेस हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब कपड़ा साफ करने में या कपड़े को सफेदी देने में आप बोल सकते हो। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इसको भी साफ करना या सफेदी देना पेपर को, मतलब पल्प को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज में ये बहुत अच्छा यूज है, शायद 1 मार्क में कभी आया भी कि विच केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। सो दैट इज हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पानी में एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, जर्म फ्री करने के लिए काम आता है पानी को। सो दिस वाज योर सेकेंड केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट केमिकल है जो कि सॉल्ट से मिलता है, उसका नाम है बेकिंग सोडा, जो कि है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, आपके घरों में आपकी मदर पकोड़ा, ठीक है, पकोड़ा बनाती हैं, सो उसमें ये डालती हैं। ठीक है, वो जैसे उसको फुलाने के लिए, सो बेकिंग सोडा आपके घर में यूज होता है। ठीक है, सो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है केमिकली,
और इसका मतलब बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें सिर्फ यूजेस ही नहीं, इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे, फिर इससे जो सब्सटेंस बनते हैं उनके भी यूजेस पढ़ेंगे। सो दिस इज अ बिट लेंथी टॉपिक अदर देन अदर्स। सो मतलब बाकियों से लेंथी है। बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। सो कैसे बनता है, देखो ये कॉमन सॉल्ट, देखो ये भी NaCl से ही बनता है, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब ये चारों सब्सटेंसेस रिएक्ट कराए जाते हैं, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, ये चारों सब्सटेंसेस जब रिएक्ट कराए जाते हैं, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जब ये चारों सब्सटेंसेस रिएक्ट कराए जाते हैं, सो क्या देते हैं, ये देते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या देते हैं, अमोनियम क्लोराइड देते हैं, और साथ में क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं। क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा बना लिया। कैसे बनाया, कॉमन सॉल्ट यूज करके, H2O, CO2, NH4 यूज करके, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सो प्रॉपर्टीज में इट इज माइल्ड, नॉन करोसिव बेस। प्रॉपर्टीज और इसकी खासियत, खूबियां क्या है, सो इट इज माइल्ड। माइल्ड मतलब एकदम इसका असर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, माइल्ड होता है, ठीक है। सो ये माइल्ड है, नॉन करोसिव बेस। नॉन करोसिव बेस मतलब लंबा टिकने वाला, ठीक है। सो एक माइल्ड नॉन करोसिव बेस है। बेस तो ये है, बेकिंग सोडा बेस है और नॉन करोसिव भी है, ठीक है, मतलब लंबा टिकने वाला। सो व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम जब कुकिंग के दौरान ये जो यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कुकिंग में आपकी मदर यूज करती है। सो जब ये हीट होता है, कुकिंग के दौरान हीट होता है, तो क्या क्या बनाता है, सो कुकिंग के दौरान जब ये हीट होता है, तो हीट करने से क्या बनता है, जब ये हीट हुआ, ठीक है, सो NaHCO3 जब हीट हुआ तो क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो आप देखो बाय कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। सो ये जो सारे सब्सटेंसेस बने, सारे बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसको हीट करते हैं तो हीट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं हमें। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसकी हीटिंग से मिलने वाला। इवन सोडियम कार्बोनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, आपको पता ही है। सो इसकी हीटिंग में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं और इसलिए हमें ये प्रॉपर्टी में आया, ठीक है। मतलब ये भी इसकी एक खासियत है, ठीक है, कि ये खुद तो यूजफुल है, इवन उसको हीट करके जो सब्सटेंसेस मिलते हैं वो भी यूजफुल है। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड मतलब आपको जब एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को काटने के लिए या उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए आप एंटासिड्स लेते हो। सबसे कॉमन एंटासिड आप इनो, ठीक है, आप इनो पीते हैं, सो इनो में आप बोल सकते हो उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है, ठीक है। सो इट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इसके बाद पुदीन हरा और ये सारी जो भी दवाइयां हैं इन सब में बेस डलते हैं, ठीक है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर में ये कैसे काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में। सो यहाँ आपने ऊपर देखा था, इसको हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका बाय प्रोडक्ट है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत इफेक्टिव होती है वाटर को, ये बहुत इफेक्टिव है फायर को बुझाने में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज वेरी इफेक्टिव इन, मतलब जो आग लग जाती है उस आग को एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत यूजफुल होती है। सो इसलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा, ठीक है। और ये जो बेकिंग पाउडर है इसका क्या यूज है, यूज ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का क्या यूज है, इट इज यूज इन, ये जो बेकिंग पाउडर बना, ठीक है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिला के जो बेकिंग पाउडर बना, इसका क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स। ये किसमें यूज होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज होता है। टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है,
ब्रेड को, केक को सॉफ्टनेस देने के लिए, उनको स्पॉन्जी, ठीक है, स्पॉन्जीनेस देने के लिए ये हम डालते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। सो इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज में भी अंदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, फिर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के भी यूजेस हैं, उसके खुद के यूजेस हैं। सो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, सी इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली। फिर से देखो, बेकिंग सोडा NaCO3 है, NaCl H2O CO2 NH4 को जब रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज है, माइल्ड नॉन करोसिव बेस है, हीट किया जाता है कुकिंग के दौरान तो क्या होता है, हीटिंग करने से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यूजेस हैं, ये एक एंटासिड में एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके बाद ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में मदद करता है। ये कैसे, जब इसमें टार्टरिक एसिड रिएक्ट कराया जाता है। इसके यूजेस, बेकिंग पाउडर के भी यूजेस हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर के भी यूजेस हैं, ब्रेड्स, केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। सो ये बेकिंग पाउडर का भी एक यूज है जो कि ये इसी का यूज हो गया, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द थर्ड केमिकल जो कि हमने आज पढ़ा, स्टिल हमें और केमिकल्स पढ़ने हैं। एंड फिर एक टॉपिक है क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, एक वो टॉपिक पढ़ना है। एंड हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। बहुत ये नोट्स ढंग से बनाइएगा, हो सके तो प्रिपेयर करते जाइएगा अच्छे से। एंड प्लीज डू इट वेरी नीटली, मतलब नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि कभी भी पढ़ो तो पढ़ने का मन करे, ठीक है। एज आई एम टेकिंग एन एफर्ट, ठीक है, टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन बोर्ड इज रियली टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम भी लेता है। एंड यू हैव टू, आपको अच्छे से बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। सो जितना एफर्ट आप ले रहे हैं, सेम एफर्ट आई एम टेकिंग। सो प्लीज मेंटेन द नोट्स वेरी वेल सो दैट आपको एग्जाम्स में काम आए। सो जस्ट और लर्न भी करें, ठीक है, लर्न देम ऑल्सो एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।